जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का यानी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का जो है यानी क्लास 11 फिजिक्स का बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन, यानी हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल किस पे निर्भर करता है, किन बातों पे, किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है। आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला सर F इक्वल टू आपने पढ़ाया है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जिसमें आप बताए थे हम लोगों को कि G मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, एक नियतांक है। m1 और m2 क्या है सर, हमारा मास है यानी कि पिंड का भार होता है, और r क्या है सर, तो r जो है उसके बीच का दूरी यानी कि डिस्टेंस होता है। अब चेक करते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। पहला ही कह रहा है कि मास, यानी कि मास यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला में गिवन है कि मास पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे मास दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट ये दो है जो अलग फैक्टर्स हैं। ये आपको करंट और चार्ज का यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, यानी कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो मास पे यानी कि द्रव्यमान पे, भार पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ बॉडी ऑफ मास m, एक m मास के बॉडी से r दूरी पर अगर हम लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना हो, ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण का हम लोगों को पोटेंशियल फाइंड करना हो तो कितना होता है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, उसका फॉर्मूला होता है -gm/r। कितना होता है, -gm/r। चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो -gm/r, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा वो सही होगा। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर हम फाइंड करेंगे एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम एनी बॉडी ऑफ मास m, किसी भी पिंड जिसका मास m है, द्रव्यमान m है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला कितना होता है सर, -gm/r होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, SI यूनिट ऑफ G इज। इसको बढ़िया से देखिएगा, हमें SI यूनिट आपको निकाल के दिखा रहा है कैसे कैसे आया है इसका, ठीक है ना, बढ़िया से समझिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है सर। SI यूनिट ऑफ G यानी कि G का यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI यूनिट क्या है सर, तो आपने पढ़ा है जैसा फॉर्मूला, एकदम धीरे धीरे चलेंगे हम बाबू, स्लो स्लो चल रहे हैं, बढ़िया से देखिएगा, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सर इसी फॉर्मूला के हेल्प से आप हम लोग को SI यूनिट निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए G का निकालना है, हम लोग G को कर लेते हैं साइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मिलेगा FR स्क्वायर बाई m1 m2 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, G बचा रह जाएगा। अब यहाँ से इसके यूनिट का हम लोग बात करते हैं सर। आपने पढ़ाया है फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, R मतलब डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और नीचे आएंगे सर m1 m2 क्या है, मास है, और मास का क्या होता है kg इंटू kg, कितना हो जाएगा, kg स्क्वायर। जब इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे हम, पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कितना, पर केजी स्क्वायर। यही क्या होता है हमारे, यही हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यानी कैपिटल G का मात्रक होता है। चेक करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा, वो उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से देखना है कैसे इसको हम कैलकुलेट करके लाए हैं यूनिट को, इस बात को हम लोग को समझना है। और अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा। कुछ बच्चों का कंटिन्यू हमारा मैसेज आ रहा था बाबू कि सर हिंदी मीडियम में भी बताइए। देखिए हम क्वेश्चंस को हिंदी में तो पढ़ ही देते हैं, और जो इस तरह के ऑप्शंस हैं इसमें आपको हिंदी इंग्लिश में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा समय हम लोग ना इसमें बर्बाद करें, और आप वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में समझाया जाता है, कोई परेशानी हम लोगों को नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, देखिए बताना है वैल्यू किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, इसको हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सर आप ये बता दीजिए हम लोगों को कि मान कितना होता है। आप सबने पढ़ा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है, एक कांस्टेंट एक नियतांक है, जिसका वैल्यू कितना होता है सर, 6.67 इंटू 10⁻11। लास्ट में सब में वही यूनिट रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका भी इसका भी इसका भी, हर जगह जो है वो सब में इसमें मात्रक इसका लगा रहेगा। आगे आते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज। सर आपने हम लोगों को पढ़ाया है और हम सब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि केपलर नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो प्लैनेटरी मोशन यानी ग्रहों के गति संबंधित नियम दिए थे। और आपको एक बात हम बता देते हैं, एक बात मेरे समझ जाइएगा तो आपको तीनों नियम समझ में आराम से आ जाएगा। आपको बता दिया जाए कि मान लीजिए अकॉर्डिंग टू केपलर का क्या कहना था कि ये आपका जो पाथ है जिसमें हमारा कोई भी प्लैनेट घूमेगा, ये P लिखे हैं, P माने क्या घूमेगा सर, प्लैनेट घूमेगा, कोई भी ग्रह घूमेगा, वो सर क्या करता है, तो सन को यहाँ पे S मतलब सन को फोकस मान के, और पहला कहता है कि इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। पहला नियम, पहला लॉ कहता है केपलर का
कि जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं और सन को फोकस मान के, सन को केंद्र मान के और दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। तो पहला जो नियम है वो फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, यानी कक्षाओं का नियम बोलते हैं। केपलर के पहले नियम को कक्षाओं का नियम कहा जाता है, जो नियम क्या बताता है कि सन एक फोकस है और सन को फोकस मान के जो है कोई भी प्लैनेट्स वो इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। ठीक है सर, केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या है? जो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है वो केपलर का सेकेंड लॉ पे है और आपने पढ़ा हुआ केपलर सेकेंड लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया मतलब क्षेत्रफल का नियम। सर थोड़ा सा इसको सर इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं क्या कहता है, नियमों का समझाता है। नियम समझा रहा है आपको ना कि ई, जैसे आप अभी सन को माने थे सेंटर और प्लैनेट्स क्या कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था। सर एक सवाल दिमाग में आया कि कितना समय में, जैसे मान लीजिए 10 घंटा लगा प्लैनेट्स को वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, तो इस समय इसने जो है इतना जो है वो एरिया कवर किया। तो अगले अगर हम मान लें कि सर आपको यहाँ दूर दिख रहा है और यहाँ पास दिख रहा है और आपको लग रहा है कि अगले 10 घंटा में ज़्यादा दूर चल गया हो, तो यही नियम समझाता है केपलर का सेकेंड लॉ कि कोई भी प्लैनेट्स जो है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप्स आउट करते हैं। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप्स आउट करते हैं, मतलब कि समान समय में समान क्षेत्रफल ही तय करते हैं। यही बात केपलर ने अपने सेकेंड नियम में समझाया था। पहला नियम क्या था सर, एक बार फिर से बता दीजिए। केपलर फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षाओं का नियम बोलते हैं। उसमें उन्होंने क्या समझाया कि सन को फोकस मान के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। दूसरा नियम है कक्षाओं का नियम के बाद दूसरा आया हम लोग का क्षेत्रफल का नियम, जिसमें क्या समझाया गया कि कोई भी प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करेगा तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही कवर करेगा। भले आपको लग रहा है कि सर यहाँ पास है तो ज्यादा कर लेगा, यहाँ पे दूर है तो कम करेगा। आपको पता होगा यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, रेडियस नहीं बोलते हैं सर। रेडियस कब बोलते हैं, जब बीचों बीच पार्ट होता कंप्लीट ये आपका जो है सर्कुलर शेप का होता है तो इसको रेडियस बोलते हैं हम लोग, सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो अभी आपको हम जब थर्ड लॉ समझाएंगे तो समझ गए, फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ ऑर्बिट है, सेकेंड लॉ ऑफ हमारा एरिया है, और केपलर्स का थर्ड लॉ क्या है सर, तो केपलर्स थर्ड लॉ इज ऑल्सो नोन एज, क्या नाम से जानते हैं केपलर्स थर्ड लॉ को हम लोग जानते हैं सर, लॉ ऑफ पीरियड्स के नाम से। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड को समझना थोड़ा सा क्या कहता है ये, तो केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है कि जो भी टाइम लगेगा इसको रोटेट करने में, जो भी टाइम लगेगा इसको रिवॉल्व करने में प्लैनेट्स को, वो उसके स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब का। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सर खोजेंगे टी मतलब क्या है, तो टी मतलब हमारा टाइम पीरियड है किसका, प्लैनेट्स का। आर क्या है सर, तो आर मतलब होता है सेमी मेजर एक्सिस। सर सेमी मेजर एक्सिस कैसा होता है और क्या होता है, तो सेमी मेजर एक्सिस का मतलब ये है कि अगर ये इलिप्टिकल पाथ है, अगर ये सन यहाँ पे है हमारा जो घूम रहा है, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लिया गया आपका इलिप्टिकल पाथ का, जिसको हम लोग रेडियस नहीं कह सकते हैं, उसी को हम लोग सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केपलर के तीनों नियम को समझने के बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में सार्वत्रिक नियतांक जो है सर, जो बड़का जी है, बड़का जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। बढ़िया से देखिएगा, इसको हम समझा रहे हैं सर। अभी जैसा कि आप फॉर्मूला बताए थे और फिर से बता दीजिए, हम लोग ज़्यादा देर याद रख नहीं पाते हैं सर, तुरंत पढ़ते हैं तुरंत उसको हम लोग सर खा जाते हैं, खत्म हो जाता है। जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, मिला कुछ ऐसा एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 और बराबर कितना, बड़का जी को साइड में कर दीजिए। अब आइए सर डायमेंशनल फॉर्मूला सबका थोड़ा थोड़ा करके समझा दीजिए। एफ मतलब फोर्स होता है और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, ऐसा आपने पढ़ा होगा और हम बहुत बार आपको समझाए हैं कि कुछ याद रहे चाहे नहीं, फोर्स का बिल्कुल याद रखो। सर आर का मतलब डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस मतलब लेंथ के फॉर्म में, और कितना हो जाएगा इसका l स्क्वायर, और m1 m2 मतलब मास है और मास का तो m ही होता है क्योंकि 2 बार है, तो कितना हो जाएगा सर यहाँ से m स्क्वायर, बचा कितना g। और जब इसी को हम बढ़िया से अरेंज कर देंगे तो मिलेगा कुछ ऐसा, ऊपर m है, नीचे से जाएगा ऊपर, ऑलरेडी ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 था, ये 2 जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा सर, ये जाएगा -1। -1 कैसे, बढ़िया समझिए, 1 था ये 2 था, गया ऊपर कितना हो गया -1। l के लिए सर l यहाँ पे 2 और वहाँ पे 1, कितना हो जाएगा 3। आइए t के लिए कितना, तो -2। ये किसका होता है, यही कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला है, कितना, m इनवर्स l क्यूब t -2। आइए चेक करते हैं, m इनवर्स उसके बाद l क्यूब और t कितना -2। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है किसका, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हम लोग का,
द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज, आप लोगों ने पढ़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लोग छोटा जी से दिखाते हैं, जो कि फिक्स होता है, जो कि कांस्टेंट होता है, जो कि नियत होता है, जो कि नहीं बदलता। वो कितना होता है सर? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग जो है अप्रोक्सीमेट 10 वैल्यू लेके चलते हैं, 10 लेके चलते हैं। अगला कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, एक बात बता रहे बढ़िया से याद रखिएगा। मान लीजिए कि आपका अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, तो अर्थ के सेंटर पर जो जी का वैल्यू होता है वो हमेशा 0 होता है, शून्य होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आते हैं यहाँ पर पोल पर ध्रुव पर अगर आ जाएंगे सर, तो ध्रुव पर जो होता है इसका जो वैल्यू होता है, अभी आपको हम समझाने वाले हैं, इस जगह को बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब इसका विषुवतीय वैल्यू कितना होता है भी आपको बताने वाले हैं। जैसे ही हम अर्थ सरफेस से ऊपर 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 जाएंगे तो क्या होगा जी का वैल्यू, और जैसे ही हम अर्थ सरफेस में नीचे 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 जाएंगे तो क्या होगा जी का वैल्यू। ये सारा बात आप बढ़िया से याद रख लीजिए, क्योंकि यही आपका काम आने वाला है। तो सबसे पहला बात आपको हम बता दें कि जो जी का वैल्यू है वो एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो होता है वो 0 होता है। सेंटर ऑफ अर्थ कितना होता है? 0 होता है। पोल पर इसका वैल्यू जो है जी का वो सबसे मैक्सिमम होता है। पोल पे जी का वैल्यू हमेशा सबसे मैक्सिमम होता है। इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू हमेशा सबसे मिनिमम होता है। सबसे मिनिमम कहाँ पे होता है सर? इक्वेटर पे। मैक्सिमम कहाँ होता है? पोल पे। 0 कहाँ होता है? सेंटर पे। सर आप बताइए, व्हेन अ बॉडी इज गोइंग अपवर्ड अर्थ, एक बॉडी अपवर्ड अर्थ जा रहा है, मोशन कर रहा है, अर्थ से ऊपर जा रहा है, तो जी का वैल्यू क्या होगा? तो जी का वैल्यू क्या करता है? डिक्रीज करता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे अर्थ सरफेस से नीचे आएंगे वैसे वैसे भी जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो दोनों टाइम में अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डिक्रीज करता है। सेंटर पे 0 होता है, पोल पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसका तो आंसर मिल गया सर कि 0 होगा सेंटर ऑफ अर्थ पे। आइए, इफ वी गो अप, देखिए वही बात आ गया, क्वेश्चन वही जो भी समझा रहे थे। इफ वी गो अप, ऊपर, कहां से? अर्थ सरफेस से, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है छोटका जी के वैल्यू का होगा? अभी बताए थे, सेंटर से ऊपर जाए, अर्थ सरफेस से ऊपर जाए या नीचे जाए तो क्या करता है सर? डिक्रीज करता है, यानी कि घटता है। अगला सवाल है, अ लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एगो लिफ्ट जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो बताना है कि उसमें जो बॉडी है उसके मास में क्या फर्क पड़ेगा, उस बॉडी के मास में क्या फर्क पड़ेगा, क्या इंक्रीज कर जाएगा, क्या डिक्रीज कर जाएगा, क्या शून्य रहेगा या कोई बदलाव नहीं होगा। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब आप लिफ्ट में सफर करते हैं या लिफ्ट में बैठते हैं, या फिर आपको याद होगा वो डिज्नीलैंड वाला जो बड़का झुलवा होता है जगह हम चढ़ला के बाद लगता है करेजवा भर निकल जाएगा एकदम, तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसमें बैठे हुए हैं तो आपका मास में कोई चेंज नहीं होता है, आपका वेट में चेंज होता है। तो मास आपका जो है रिमेन सेम रहता है, मास में बदलाव नहीं होता है, आपका वेट में चेंज होता है, एपरेंट वेट में चेंज होता है, आपका आभासी भार बदलता है। और कैसा? जब जब ऊपर जाते हैं तो भारी महसूस करने लगते हैं, और जब जब नीचे जाते हैं तो हल्का महसूस करते हैं, लगता है कि है ये नहीं है, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? जब पूछता मास या पर वेट क्या होगा, तो आप वेट में कह सकते हैं कि उसका जो एपरेंट वेट है, जो आभासी भार है वो बदलता है, अपवर्ड जाने पे बढ़ने लगता है, डाउनवर्ड जाने पे घटने लगता है, लेकिन मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि हम 60 किलो के आदमी हैं और लिफ्ट में चढ़ जाएंगे और ऊपर जाएंगे उतरेंगे चौथा तल्ला पे तो 70 किलो के हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, भार भार बदलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कीपिंग द मास कांस्टेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस जब डबल कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच लगने वाले बल में क्या फर्क पड़ेगा। All of we know very well that F proportional to m1, m2 and F inversely proportional to कितना? r स्क्वायर। तो कह रहा है उसके बीच की दूरी को बढ़ा देंगे, तो जब हम इस r को बढ़ा के 2r कर दें, उसके बीच की दूरी बढ़ा कितना कर दें? डबल कर दें, तो आपको पता है इसका स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? 1/4 r स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 टाइम्स कम हो जाता है, यानी 1/4 हो जाता है। यानी कि सर जब दो वस्तु को पास पास रखेंगे फोर्स ज्यादा लगेगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे सबको पता है जब दूर जाते जाएंगे तो फोर्स वीक होते जाएगा, यानी कि जब डिस्टेंस को डबल करेंगे फोर्स जो है उसका फोर्स जो है 1/4 कम हो जाएगा। और आखिरी सवाल है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आज के वीडियो का, वो कहता है द फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, सबसे पहला जो है वो सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था? तो आपको बता दिया जाए कि सबसे पहला सैटेलाइट 1957 में स्पुतनिक नाम का सैटेलाइट जो है रसिया के द्वारा
रसिया के द्वारा 1957 में भेजा गया था, लॉन्च किया गया था। इंडिया जो है बहुत लेट से हिम्मत किया सैटेलाइट भेजने का। 1957 को जब पलट दीजिएगा तो 1975 आ जाएगा पीछे से। 1975 में जो इंडिया है वो आर्यभट्ट नाम का सबसे पहला सैटेलाइट जो है वो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो याद रखेंगे फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 1975 में, नाम था आर्यभट्ट, और रसिया के द्वारा सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 1957 में, नाम क्या था इसका, स्पुतनिक। तो ये आप देख सकते हैं टॉप 15 क्वेश्चन हमारा जो था वो ग्रेविटेशन चैप्टर से भी आपको हम जस्ट बताए हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।